नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि कल संडे था और कल आपकी क्लास ऑफ थी, इसलिए आज की क्लास में हम 2 दिनों के करंट अफेयर यानी कि 10 और 11 सितंबर के करंट अफेयर को एक साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए। और जैसा कि कल संडे था तो कल आपके पास काफी ज्यादा समय रहा होगा, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने, जो लोग अपनी शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और जो नहीं भी, उन लोगों ने अपना जितना भी अभी तक का करंट अफेयर जो है पढ़ाया गया है आपको, आप लोगों ने रिवीजन किया होगा। साथ ही साथ जो है अदर सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उनका भी रिवीजन किया होगा। तो देखिए, संडे का प्रॉपर यूटिलाइज क्या करिए, क्योंकि देखिए एग्जाम भी आपके पास जो है करीब अब सब एग्जाम होने वाले हैं, कई की डेट भी आ चुकी है, कई जो है नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है। तो अपनी तैयारी जो है, जो अगर थोड़ा बहुत सुस्त भी पड़े तो भी एक्टिव हो जाइए और जोर शोर से अपनी तैयारी में लग जाइए। तो इसी के साथ हम करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है जो कि जीआई टैग से यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन से संबंधित है प्रश्न कि निम्न में से किस राज्य की रायगढ़ साल को जीआई टैग मिला है। तो अभी हाल ही में रायगढ़ साल को, ठीक है, जो भी शॉल है उसको जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, तो जिन्हें आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, जिन्हें आंसर नहीं पता है वो भी कोशिश करिए ध्यान से सेशन को देखिए और हाँ, अच्छे से सेशन को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक करिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है उड़ीसा, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो रायगढ़ शॉल है दोस्तों, ये किस जनजातियों के द्वारा बनाई जाती है, प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो उड़ीसा का जो राज्य है दोस्तों रायगढ़, ठीक है, वहां पे विशेष रूप से जो कमजोर जनजातीय समूह है जिसका नाम है डोंगरिया कोंद, ठीक है, उन्हीं के हाथों से ये शॉल बनाई जाती है, ठीक है, जिसका नाम है दोस्तों, जिसे हम अक्सर रायगढ़ शॉल के भी नाम से जानते हैं या फिर हम कह सकते हैं शॉल कपड़ा गाढ़ा, ठीक है। इसे अभी हाल ही में देखा जाए ये सूचना मिल रही है कि इसे जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक टैग मिलने की पूरी जो है संभावना है, पूरी तैयारी की जा चुकी है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, डोंगरिया कोंद, ठीक है, जो कि एक जनजातीय समुदाय है, उड़ीसा में संबंधित है, ठीक है, और यही इस शॉल को बनाती है। आप स्क्रीन पे इनकी तस्वीर देख सकते हैं और ये हाथों से बनाई हुई शॉल होती है, ठीक है। तो ये पारंपरिक शिल्प कौशल की उत्कृष्ट कृति मानी जाने वाली कढ़ाई वाली शॉल जो है, ये जनजातियों द्वारा मेहमानों को इसकी सराहना के प्रतीक के रूप में, उपहार के रूप में दिया जाता है, ठीक है। इसके सांस्कृतिक महत्व को पहचानने पर, ठीक है, जो इस शॉल के सांस्कृतिक महत्व जो है इसको पहचानने पर जो नियमगिरी डोंगरिया कोंद बुनकर संघ है दोस्तों, उसने क्या किया कि उसने देखा जाए संघ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय के सहयोग से कपड़ा गाढ़ा के लिए जीआई टैग का आवेदन किया था, ठीक है। तो इसका जो सांस्कृतिक महत्व है इसको देखते हुए ये जो संघ है कौन दोस्तों, जो ये नियमगिरी डोंगरिया कोंद संघ, जो डोंगरिया कोंद बुनकर संघ है, इसने जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अनुसंधान, ठीक है, और प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय उसके सहयोग से जीआई टैग का आवेदन किया था और पूरी संभावना है कि इसे जो है जीआई टैग मिलेगा। और अभी हाल में देखा जाए तो उड़ीसा का एक अन्य जिला है कोरापुट्टू, और कोरापुट्टू का ही एक चावल है जिसे दोस्तों कहा जाता है कोरापुट काला जीरा चावल, और इसे आम तौर में देखा जाए तो इसे चावल का राजकुमार कहा जाता है। इसे भी हाल ही में भौगोलिक जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो कोरापुट्टू काला जीरा चावल जो कि चावलों का राजकुमार कहा जाता है, ये भी उड़ीसा से संबंधित है दोस्तों। और वही बात करें डोंगरिया कोंद के द्वारा जो हाथों से निर्मित शॉल है, कपड़ा गाढ़ा शॉल जो है, ये भी उड़ीसा से संबंधित है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ देखा जाए, ठीक है, एक साबूदाना है, ठीक है, सेलम सागो, जिसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो ये जो तमिलनाडु का जो है दोस्तों जिला है सेलम, वहां का सागो है, उसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो सेलम स्टार्च और सागो मैन्युफैक्चरर सर्विसेज इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव साझेदारी लिमिटेड, ठीक है, जिसे आम बोल भाषा में क्या कहा जाता है दोस्तों, सागो सर्व, ठीक है, उसे देखा जाए तो हाल ही में सलेम सागो के लिए, ठीक है, भौगोलिक जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो सलेम सागो जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। तो तमिलनाडु का जो सलेम जिला है, सलेम जिले ने कच्चे रेशम और मालगोवा आम के लिए भी जीआई टैग प्राप्त किया था। तो इसके पहले देखा जाए सलेम जो जिला है वहां पे सागो, जिसे साबूदाना कहते हैं दोस्तों, आप लोग व्रत वगैरह जो लोग रहते होंगे उन्हें बहुत बेहतर पता होगा, या फिर नॉर्मल भी हम अपने खाने में इसे इस्तेमाल करते हैं साबूदाने को। तो वहां
पे जो सलेम जिला है दोस्तों, उसका सागो काफी ज्यादा प्रचलित है, तो उसको जीआई टैग मिला है। और तमिलनाडु का जो सलेम जिला है, वहां पे पहले से जो कच्चे रेशम थे, ठीक है, और मालगोवा जो आम है, उसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो इससे इस क्षेत्र की पहचान में काफी योगदान हुआ है, ठीक है। इस क्षेत्र को काफी जो है एक तरीके से विश्व स्तर पे पहचान मिली है। वही तमिलनाडु के अंतर्गत अगर हम बात करें, जो सलेम है दोस्तों, सलेम जिला, ये साबूदाना उत्पादन में क्या है, अग्रणी स्थान रखता है, ठीक है। तो ये अन्य जीआई टैग है जो भी हाल फिलहाल में चर्चा में था, उसको हम लोगों ने देखा। अब बात करते हैं अन्य प्रश्न की, जो कि आपका लिटरेसी वीक से संबंधित है कि यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय ने कब से कब तक लिटरेसी वीक मनाया है। तो लिटरेसी वीक दोस्तों कब से कब तक मनाया गया है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1 से लेकर के, ठीक है, 8 सितंबर तक साक्षरता दिवस, साक्षरता सप्ताह मनाया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया, देखिए जो सितंबर का महीना है दोस्तों, वो पोषण सप्ताह के रूप में जाना, पोषण माह के रूप में जाना जाता है। और 1 से लेकर के 4, ठीक है, 1 से लेकर के 7 सितंबर तक पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 6वां पोषण सप्ताह था, 2018 से इसकी शुरुआत की गई थी, ये भी हमने देखा। तो यहाँ पे भारत सरकार ने, ठीक है, एक कार्यक्रम है भारत सरकार का दोस्तों, जिसका नाम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है। तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में के बारे में जितने भी सभी जो हितधारक हैं, जो लाभार्थी हैं, जो नागरिक हैं, ठीक है, उन सबके बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए, उन सबको जागरूक करने के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने के लिए, ठीक है, 1 से लेकर के 8 सितंबर के बीच में जो है साक्षरता सप्ताह मनाया, ठीक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया दोस्तों, 8 सितंबर को मनाया गया है। और इसी दिवस के लिए जो कि साक्षरता सप्ताह मनाया गया भारत सरकार के द्वारा 1 से लेकर के 8 सितंबर के बीच में। तो ये सप्ताह भर चलने वाला जो साक्षरता अभियान था दोस्तों, तो इस अभियान से लोगों को कर्तव्यबोध और जन भागीदारी की भावना को याद दिलाने के लिए अवसर प्रदान करेगा और हर नागरिकों में यह भावना उत्पन्न करेगा कि वो राष्ट्र का हर हिस्सा है, ठीक है। यह इस दृष्टिकोण से यह योजना प्रचलित होगी, ठीक है, और हमें भारत को पूरी तरीके से साक्षर बनाने का लक्ष्य भी प्राप्त करने में मदद करेगा। तो देखिए साक्षर, एक तरीके से भारत को पूरी तरीके से साक्षर बनाए जाने के उद्देश्य से, ठीक है, नव भारत साक्षर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भारत सरकार ने 1 से लेकर के 8 सितंबर तक साक्षरता सप्ताह मनाया। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर हम भारत के लिटरेसी रेट के बारे में बात करें, तो 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो भारत की जो कुल साक्षरता दर है दोस्तों, वो 73% है, ठीक है। अगर उसमें मेल की बात करें, ठीक है, जिसमें पुरुषों की बात करें दोस्तों, तो पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो महिलाओं की साक्षरता दर से अधिक है। कितनी है, तो 80.9% है। और वहीं पे फीमेल की बात किया जाए दोस्तों, तो ये 64.6% है। अगर हम बात करें सर्वाधिक साक्षर राज्य दोस्तों कौन है, तो केरल है। और अगर हम बात करें, ठीक है, केरल ध्यान रखिएगा प्रतिशतता के भी मामले में सबसे अधिक है। और न्यूनतम जो साक्षरता दर वाला राज्य है दोस्तों, वो बिहार है। तो आजकल थोड़ा सा आगे बढ़ करके आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आपसे पूछ दे बिहार के बाद कौन है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। और केरल के बाद कौन है दोस्तों, मिजोरम है, ठीक है, मिजोरम है। तो ये सारे प्रश्न जो ध्यान रखेगा। अगर आपसे ये भी पूछ दे दोस्तों कि जो है सर्वाधिक साक्षरता दर में वृद्धि वाला दशक कौन सा है, कि सबसे ज्यादा जो है साक्षरता दर में वृद्धि हुई थी दोस्तों, तो ये दशक ध्यान रखिएगा 1991 से लेकर के 2001 के बीच में है। कितने प्रतिशत की साक्षरता दर्ज की गई थी, तो 12.63% की साक्षरता दर्ज की गई थी। इसी तरीके से आप अन्य डेटा को भी याद कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है दोस्तों, देखिए यहाँ तो हमने स्टेट की बात किया, तो मिजोरम का ही दोस्तों एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जिसका नाम है सरचिप, ठीक है। सरचिप डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों, जो कि मिजोरम का है, ये सर्वाधिक साक्षरता वाला साक्षर जिला है, जहां पे 98.76% जो है लोग साक्षर है। तो ऐसे कुछ डेटा याद करिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इससे ये सारे प्रश्न लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस बार तो देखा जाए यहाँ पे साक्षरता सप्ताह भी मनाया गया, तो आपसे आने वाले एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसा कि हमने अभी आपसे बात किया कि 8 सितंबर को दोस्तों अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो हमने 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया। भाई इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या था, तो मानव अधिकार, जो लोगों के अधिकार है, उनकी गरिमा है और उनके जो टिकाऊ समाज के विकास के
लिए जो साक्षरता का महत्व है उसको उजागर करना। तो देखिए साक्षरता का हमारे जीवन में शिक्षित होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये ना सिर्फ हमारे अधिकारों को बनाए रखता है बल्कि ये सिर्फ हमारी गरिमा को, हमारे समाज के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शिक्षा। इसलिए साक्षरता का महत्व लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा उजागर होना चाहिए। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के विषय के बारे में दोस्तों, तो देखिए क्या विषय है, थीम क्या है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। पीसीएस में देखिए इस बार तो 2 बात पूछ दी गई थी, एक तो आपका दिवस पूछा था, दूसरा आपसे दिवस नाम देकर के पूछ दिया था कि थीम क्या थी। तो थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संक्रमण में दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाज के लिए नींव का निर्माण करना। तो ये इस वर्ष की थीम है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों की, हाल ही में चर्चा में रहा केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखा जाए ऑप्शंस आप देखिए और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों केरल में स्थित है। तो यहाँ पे जो है केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान की बात करें जो कि केरल के कोची जिले में स्थित है। और इस संस्थान के जो वैज्ञानिकों के एक दल ने देखा जाए, भारत में देखिए एक फिश पाई जाती है, एक मछली पाई जाती है, ऑयल सार्डिन, ठीक है, मछली। और ये देखा जाए तो बड़े पैमाने पर इसका काफी ज्यादा सेवन किया जाता है और इसी मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता हासिल की है इस अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने। तो ये अनुसंधान आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कहां पे स्थित है। दूसरा, यहाँ के जो वैज्ञानिकों ने ऑयल सार्डिन मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इस मछली की बात करें दोस्तों तो ये बड़े पैमाने पर सेवन किया जाता है इस मछली का। इस जो है पूरे इस दल का जो नेतृत्व किया दोस्तों प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर संध्या सुकुमारन के नेतृत्व में जो है शोधकर्ताओं ने ये डिकोड किया है, ठीक है। संस्थान के निदेशक देखिए कौन है, डॉक्टर गोपाल कृष्ण ने बताया कि डिकोड किए गए जीनोम से ऑयल सार्डिन मछली के जीव विज्ञान और उसके क्रमिक विकास को समझने में सहायता मिलेगी। साथ ही मछली के संरक्षण, सतत उपयोग के लिए प्रबंधन में सुधार भी लाया जा सकेगा। तो एक तरीके से इसके जो इसके जीनोम को डिकोड किया गया दोस्तों, तो इससे मछली को संरक्षण भी मिलेगा और सतत उपयोग, यानी कि ये विलुप्त न हो जाए, खत्म न हो जाए कि भाई फिर आगे वाली जनरेशन इसका इस्तेमाल न कर पाए। तो इसके सतत उपयोग को बनाने के लिए भी ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये जो है अनुसंधान वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए कार्य, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेगा। चूंकि हम बात करें दोस्तों केरल की, और हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले ये डिस्कस किया था कि जो आने वाला जायद चैरिटी मैराथन है उसकी मेजबानी अगले साल यानी कि 2024 में कौन सा राज्य करने वाला है दोस्तों? तो केरल जो है 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा। नाम से पता चल रहा है कि मैराथन के द्वारा जो भी कुछ धन जो उपलब्ध होगा, जो अर्जित किया जाएगा, उसका इस्तेमाल चैरिटी जैसे कार्यों में किया जाएगा। तो जो जायद चैरिटी मैराथन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए, धर्मांध कारणों के लिए धन जुटाना। तो धर्मांध कारणों यानी कि अच्छे कार्यों के लिए धन जुटाना। तो केरल में जो मैराथन होगा दोस्तों, उसके द्वारा जो राज्य आय अर्जित करेगा, उस आय को देखा जाए तो जो राज्य के भीतर स्वास्थ्य देखभाल पहल है, उन पहलों को समर्थन करने के लिए निर्देशित किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेगा कि उद्घाटन जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? केरल करेगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि एशियाई विकास बैंक द्वारा किस देश में 2023 क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में एडीबी के द्वारा 2023 क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण सम्मेलन आयोजित किया गया है। एडीबी के द्वारा कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जॉर्जिया, ठीक है, जॉर्जिया में किया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए जॉर्जिया की जो राजधानी दोस्तों तिब्लिस, ठीक है, वहां पे जो है एडीबी ने 2023 के क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण सम्मेलन आर्थिक गलियारा विकास के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को मजबूत करना, ये टैगलाइन थी, इसका आयोजन किया है। और इसी सम्मेलन के दौरान, इस आयोजन के दौरान भारत ने, ठीक है, जो उसका एक प्लान है जिसका क्या नाम है, पीएम शक्ति, ठीक है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, उसको प्रदर्शित किया है। तो गति शक्ति मास्टर प्लान देखिए, ये आप 6 पिलर जो है आप पढ़ लीजिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड किया जाता है डेली, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि ये जो 6 पिलर है गति शक्ति
शक्ति मास्टर प्लान की, वो क्या है, और इसका प्रदर्शन किया गया भारत के द्वारा जॉर्जिया में, जिसका कहां पे, तो ये जो 2023 क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण सम्मेलन हुआ है एडीबी के द्वारा, ठीक है, वहां पे इसका प्रदर्शन किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्लान आपके लिए। तो ये देखा जाए 2 दिनों तक यहाँ पे 5 से लेकर के 7 सितंबर तक ये सम्मेलन आयोजित किया गया, और इस सम्मेलन में देखा जाए 30 से अधिक जो सदस्य देशों की भागीदारी देखी गई, जिसमें ईडीसी, ठीक है, ईसीडी के, ठीक है, जिम्मेदार एडीबी के विकासशील सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी थे, विकास भागीदार एजेंसियों और क्षेत्रीय सहयोग संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। भारत की तरफ से किसने, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया, तो यहाँ पे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व किया वो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के जो विशेष सचिव हैं दोस्तों, किन किन का नाम है, सुश्री सुमिता डावर, उनके द्वारा जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया गया, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया गया। ठीक है, चूंकि बात कर रहे हैं एशियाई विकास बैंक की, तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए ये क्षेत्रीय विकास बैंक है, ठीक है, यानी कि एशिया क्षेत्र का विकास करने के लिए ये बैंक बनाया गया था, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई, ठीक है। इसकी स्थापना जो की गई थी 19 दिसंबर 1966 को किया गया था, 19 दिसंबर 1966 में, और यहाँ पे जो कुल सदस्य हैं दोस्तों वो 68 सदस्य देश हैं, किसके दोस्तों, एडीबी के। भारत भी एडीबी का संस्थापक सदस्य था। कुल सदस्यों में से देखिए बात करें तो यहाँ पे जो है, तो ये जो है 49 सदस्य देश जो है वो एशियाई प्रशांत क्षेत्र से हैं, और 19 सदस्य जो है वो अन्य क्षेत्रों से संबंधित हैं। इस बैंक की बात करें, एशियाई विकास बैंक की, तो इसके स्थापना का उद्देश्य देखिए क्या है, एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें दोस्तों, तो फिलीपींस की मनीला में, जो मनीला राजधानी, वहां पे एडीबी का मुख्यालय, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका एडीबी से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 का आयोजन किया जा रहा है। तो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार आयोजन होने वाला है, ठीक है, किस देश में होने वाला है, तो ये होने वाला है मिस्र में, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्र में जो दोस्तों आयोजन होने वाला है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023, इसमें देखिए भारत की तरफ से जो उसकी, ठीक है, यहाँ पे जहाज आईएनएस सुमेधा, ठीक है, वो भाग लेने के लिए मिस्र के पोर्ट अलेक्जेंड्रिया में पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की तरफ से कौन भाग ले रहा है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में, तो आईएनएस सुमेधा जो है वो भाग ले रही है। ये तीनों सेनाओं की, यानी कि जल सेना, थल सेना, वायुसेना, ठीक है, तीनों सेनाओं का ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, कई सारे राष्ट्र इसमें भाग लेंगे, लगभग 34 देशों की भागीदारी इसमें देखी जाएगी, ठीक है, इस तीनों सेनाओं के बहुराष्ट्रीय अभ्यास में। और यह देखा जाए मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में देखा जाए तो अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। दैट इज द रीजन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम में पूछने के लिए। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार की बात करें दोस्तों, तो ये 2 चरणों में आयोजित किया जाना है। पहला चरण देखिए जो कि हार्बर चरण होगा, ठीक है, तो इसमें समुद्री चरण की योजना, संचालन के लिए क्रॉस डेक विजिट, पेशेवरों का आदान प्रदान, खेल फ्रिक्चर्स और बातचीत जैसी व्यापक गतिविधियां शामिल है। वहीं दूसरे चरण की बात करें तो जो कि समुद्री चरण होगा, इस चरण में देखिए कौन कौन से अभ्यास शामिल होंगे, तो जटिल और उच्च तीव्रता वाले अभ्यास शामिल होंगे, जिसमें से क्या क्या है, क्रॉस डेक फ्लाइंग, एंटी सरफेस और एंटी एयर अभ्यास शामिल होंगे, जिसमें लाइव हथियार फायरिंग अभ्यास भी शामिल किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है इस अभ्यास की बात करें, ब्राइट एक्सरसाइज ब्राइट जो है, ब्राइट माफ करिएगा, यहाँ पे एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, इसमें भारतीय नौसेना की ये पहली भागीदारी है इसमें, ठीक है, पहली बार इसमें भारतीय नौसेना भाग ले रही, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और अन्य मित्रवत विदेशी सेनाओं की नौसेना जहाज में भागीदारी भी होगी। कमांडर, ठीक है, यहाँ पे मैं इस आईएनएस सुमेधा की विशेषताओं की बात करें दोस्तों, तो ये स्वदेश निर्मित शरीर श्रेणी की नौसेना ऑफशोर पेट्रोल जहाज का तीसरा जहाज है, ठीक है। तो कौन से सरयू श्रेणी की है ये, जो कि लंबे समय तक चलने में सक्षम है, आवश्यक हथियारों सेंसरों से सुसज्जित है और एकीकृत हेलीकॉप्टर इस पर जो है उड़ान भरने में सक्षम है। तो ये ध्यान रखिएगा, आईएनएस सुमेधा की विशेषताएं हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि जो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार है उसमें जो भाग ले रही है, कहां पे हो रहा है, मिस्र में हो रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने बच्चों को एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने में मदद करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस आप देख रहे हो, इसका करेक्ट आंसर है एडोब के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, ठीक है, और भारत भर में
कक्षाओं में रचनात्मकता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सॉफ्टवेयर दिग्गज एडोब के साथ क्या किया है, हाथ मिलाया है। तो किससे? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सॉफ्टवेयर दिग्गज एडोब के साथ हाथ मिलाया है। ठीक है, यह अभूतपूर्व सहयोग की बात करें तो एडोब एक्सप्रेस के उपयोग के माध्यम से छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी जो है रचनात्मक अभिव्यक्ति और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना चाहता है, जो एडोब द्वारा विकसित एक एप्लीकेशन है। ठीक है, लगभग 20 मिलियन छात्रों तक पहुंचने और 5 लाख शिक्षकों को कुशल बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ यह साझेदारी का उद्देश्य भारत में शिक्षा परिदृश्य में क्रांति लाना है। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत एडोब राष्ट्रव्यापी स्कूलों के लिए एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम तक की फ्री एक्सेस प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें देखिए कुछ समझाने जैसा नहीं है, डेटा है कि ध्यान रखिएगा कि भारत में ठीक है डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, छात्र शिक्षकों के बीच में जो रचनात्मकता है उसको बढ़ाने के लिए, डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार का जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उसने सॉफ्टवेयर जो कंपनी है एडोब के साथ क्या किया है, समझौता किया है। ठीक है, और एडोब एक्सप्रेस जो कि एडोब का एक जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से ये कार्य किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि किस बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। तो नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, एसबीआई के द्वारा। तो देश का सबसे बड़ा बैंक है दोस्तों, ठीक है, वाणिज्य के यहाँ पे कि भारतीय स्टेट बैंक। इसने आवागमन के अनुभव को बेहतर बनाने और डिजिटल भुगतान के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जो है लॉन्च किया है। तो किस उद्देश्य से? आवागमन का जो अनुभव है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उस दौरान जिस भी कार्ड का इस्तेमाल करें उसको बेहतर करने के लिए, डिजिटल भुगतान जो है उस उपयोग को बढ़ाने के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड की बात करें तो इस कार्ड का लक्ष्य क्या है? नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड है, इसका लक्ष्य देखिए मेट्रो, जो लोग मेट्रो इस्तेमाल करते हैं उसके लिए मेट्रो कार्ड होता है, बस के लिए वाटर फेरी, पार्किंग और अन्य सहित विभिन्न परिवहन संसाधनों के लिए एक ही कार्ड के भीतर डिजिटल टिकट किराया भुगतान को सरल बनाना। देखिए आप कई तरह के कार्ड इस्तेमाल करना पड़ता है, मेट्रो के लिए अलग कार्ड होता है, अगर बस के लिए जा रहे हैं अलग कार्ड। तो यहाँ पे इस कार्ड के माध्यम से जो नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड होगा, इसके माध्यम से हर जगह जो विभिन्न परिवहन जो साधन है उनके लिए एक ही कार्ड का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। परिवहन भुगतान के अलावा देखा जाए इस कार्ड का अन्य जगहों पे भी इस्तेमाल होगा, रिटेल के क्षेत्र में यानी कि खुदरा के क्षेत्र में, और ई कॉमर्स जो लेन देन है, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कोई कर रहे हैं तो उसका भी जो है इस कार्ड के इस्तेमाल किया जा सकता है। नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जो है रुपे और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड तकनीकी द्वारा संचालित है। किसके द्वारा संचालित होगा दोस्तों? रुपे और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की तकनीकी द्वारा संचालित है, जो इसे लाखों भारतीयों के लिए उनके दैनिक आवागमन में एक संभावित गेम चेंजर बनाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया है एसबीआई के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों की निम्न में से किस राज्य सरकार ने एशिया में सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम विकसित करने के लिए टैब्रीड के साथ समझौता किया है? किसके? ठीक है, एशिया के जो सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है किस राज्य में किया जा रहा है, और इसके लिए उस राज्य सरकार ने ट्रेबिट के साथ समझौता किया है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों तेलंगाना है। ठीक है, तो तेलंगाना सरकार ने, देखिए हैदराबाद उसकी राजधानी है, वहां पे हैदराबाद में जो है देश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, एशिया का जो कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम विकसित करने के लिए, ये संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी है सेवा प्रदाता के रूप में, शीतलन नेशनल सेंट्रल कूलिंग कंपनी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों ट्रेबिट, उसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। टैब्रीड जो है हैदराबाद फार्मासिटी के लिए 1,25,000 रेफ्रिजरेशन टन की क्षमता वाले कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्या करेगा दोस्तों, निवेश करेगा। यह परियोजना देखा जाए पीपीपी मॉडल पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में शुरू की गई है। डीसीएस एक की बात करें दोस्तों तो ये पर्यावरण अनुकूल होगा, ऊर्जा कुशल होगा और लागत प्रभावित शीतलन विधि है। इस विधि में देखा जाए क्या किया जाता है, तो पानी को ठंडा करने के लिए एक केंद्रीय चिलर संयंत्र शामिल होता है, जिसे फिर से औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय भवनों को ठंडा करने के लिए एक बंद लूप पाइप, ठीक है, पाइप नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। और ये साझेदारी देखा जाए 2047 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने, हरित और स्वस्थ वातावरण में योगदान देने की तेलंगाना की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। ठीक है,
तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है तेलंगाना के हैदराबाद में। बाकी डेटा कुछ नहीं है, बाकी ये ध्यान रखिएगा ये विधि कौन सी है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं दोस्तों, जो इंडिया पोस्ट है, ठीक है, यानी कि ई कॉमर्स निर्यात इकोसिस्टम को, ठीक है, ई कॉमर्स निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए इंडिया पोस्ट ने देखा जाए किसके साथ भागीदारी की है, तो शिप रॉकेट के साथ, ठीक है, शिप रॉकेट के साथ भागीदारी की है। जो डाक सेवा के महानिदेशक है दोस्तों आलोक शर्मा, और जो शिप रॉकेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं साहिल गोयल, उनकी उपस्थिति में यह समझौता किया गया है। तो ई कॉमर्स निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए यह समझौता किया गया इंडिया पोस्ट और शिप रॉकेट के बीच में। वहीं अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दिया है, तो ये दिया है दोस्तों झारखंड की सरकार ने। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड कैबिनेट की राज्य की सार्वभौमिक पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की मंजूरी दिया गया। तो ये जो राज्य की सार्वभौमिक पेंशन योजना है, इसमें ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल करने को मंजूरी दे दी गई है झारखंड कैबिनेट की, झारखंड कैबिनेट ने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य में जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति अब क्या होगा, मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 1000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे। तो ये झारखंड की एक योजना है दोस्तों, मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इसके तहत जो है मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है राज्य के व्यक्तियों को 1000 रुपए, और अब ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी राज्य सरकार इस योजना के तहत 1000 रुपए जो है वो मासिक पेंशन के रूप में देगी। झारखंड कैबिनेट ने पेंशन योजना के अलावा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में भी शामिल करने को मंजूरी दी, ठीक है। आइए आगे इसी के साथ ये भी देख लेते हैं। देखा जाए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में औद्योगिक विकास योजना 2017 के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है दोस्तों, तो 1164.53 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है। कहां पे औद्योगिक विकास योजना 2017 किसके लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए और उत्तराखंड के लिए। अगर हम औद्योगिक विकास योजना 2017 की ओर देखा जाए तो शुरुआत में 2018 में 131.90 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, जिसका पूर्ण उपयोग जो है किया गया 2021-22 में। अगर हम बात करें औद्योगिक विकास योजना के तहत जो है इन राज्यों यानी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। तो विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर का क्या किया जा रहा है, इसमें विकास किया जा रहा है औद्योगिक विकास योजना 2017 के तहत, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आज का हमारा 9वां क्वेश्चन, और आज चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ की भारत के अपनी तरह के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है, तो ये किया गया है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, ठीक है। तो भारत के अपनी तरह के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में उद्घाटन किया गया। 500 केवी भूमिगत वितरण ट्रांसफार्मर बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी और बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा स्थापित किया गया है। इस भूमिगत ट्रांसफार्मर का जो उद्घाटन किया गया दोस्तों ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज के द्वारा 5 सितंबर को किया गया। इसमें देखा जाए 500 केवी ड्राइव टिकट ड्राइव ट्रांसफार्मर, 8वें सॉलिड आरएमयू, 5वें ठीक है एलटी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, 2 केवी यूपीएस, 1 एचपी समरसेबल वाटर पंप, लाइटनिंग और एयर वेंटिलेशन सिस्टम और तापमान और आर्द्रता निगरानी प्रणाली स्थापित करना शामिल है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। तो आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि T20 में 100 विकेट लेने वाली एसोसिएट देश की पहली गेंदबाज बनी कौन, थाईलैंड की महिला क्रिकेटर है जिनका नाम है नाट्या बुजाथम, ठीक है। दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला किसने संभाला, नीरज मित्तल ने। वानुअतु की संसद ने देश का नया प्रधानमंत्री चुना है किसे दोस्तों, सातो किलमैन को। अब आपकी जिम्मेदारी है वानुअतु जो है इसको इक्वेशन देखिए एटलस में और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि इसकी कैपिटल क्या है और इसकी मुद्रा क्या है। केंद्र ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए आरक्षण को मंजूरी दिया है 10%, ठीक है। तो केंद्र जो मेडिकल यहाँ पे देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं के से कृत्रिम भ्रूण बनाया है, किस देश के शोधकर्ताओं ने, इजराइल के। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग के बीच में शेयर कर दीजिएगा
और डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड करिए। ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपनी शॉर्ट नोट्स बनाए, रिवीजन करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे